Hello students. So this is the second lecture in regression analysis. I hope you've seen the first video lecture and also finished the examples that have been discussed within that video lecture. So इस वीडियो में हम लोग कुछ alternate formulas को डिस्कस करेंगे जो आप यूज कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन या फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए और अपनी y की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं अननोन वैल्यूज हैं उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेट फार्मूलाज हैं जैसे कि ये एक टेबल जो आप दिख रहा है ये एक्चुअली बेस्ड है इस डेटा सेट पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यूज किया था। आपके पास x और y वेरिएबल्स हैं, इनको यूज करके आप ये वाली वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं जिसमें mx मीन है x का, my मीन है y वेरिएबल का। आई होप आप सभी को मीन कैलकुलेट करना आता है जिसमें आप वेरिएबल्स का सम देंगे। जैसे अगर हमें मीन निकालना है x का तो इन वैल्यूज को मैं ऐड करूंगी और कितनी ये वैल्यूज हैं 5 वैल्यूज है टोटल, उससे मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे मीन या एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली मैं y का भी मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो ये दो वैल्यूज वहां से आई हैं। Sx और Sy स्टैंडर्ड डेविएशन है। आई थिंक बाय नाउ यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस इन योर फर्स्ट यूनिट। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये आपको बताती है कि आपका डेटा सेट कितना डिस्पर्स्ड है, कितना डेविएशन है उसमें मीन से, मीन वैल्यू से, कितना स्कैटर्ड है आपका डेटा। उस उस प्रॉपर्टी को डेटा की आप क्वांटिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू से। सो एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेरिएबल का बताएगा, एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेरिएबल का बताएगा। आर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब हमारे पास अगर सिर्फ यही वैल्यूज दी गई हैं तो इन वैल्यूज को यूज करके भी हम जो हमारा रिग्रेशन का मॉडल है या y की वैल्यू जो हमें अननोन वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें हम इंटरेस्टेड किस में है, y डैश में। ये क्या है फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इनटू द नोन वैल्यू ऑफ x प्लस द इंटरसेप्ट। तो स्लोप को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इस फॉर्मूले को यूज करके आप अगर ये वैल्यूज आप इसमें इनपुट करेंगे तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटरसेप्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास मीन वैल्यू दी गई है y की और स्लोप आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं और मीन वैल्यू आपको x की दी गई है। वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में b भी आप डिराइव कर लोगे, a भी आप डिराइव कर लोगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि x की वैल्यू 10 है, 10 है, तो y डैश कितना होगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए, इन वैल्यूज को नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और इन फॉर्मूलाज में इन वैल्यूज को पुट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने दिया हुआ है, पर प्लीज आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने ये एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर दिया है। अगर किया है तो आप r की वैल्यू इस फॉर्मूला में डालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर y की वैल्यू डालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू से, तो आपको स्लोप की आ जाएगी वैल्यू जो 0.425 आनी चाहिए। सिमिलरली इस फॉर्मूला में आप इनपुट करेंगे वेरिएबल्स मीन, स्लोप और मीन वैल्यू ऑफ x और फिर आप इंटरसेप्ट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ना r की वैल्यू है ना आपको आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज है या आपको सपोज फॉर्मूला भी नहीं आता है या याद नहीं है कैलकुलेशन का और आपके पास क्या नोन है, सिर्फ x और y दो वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यूज आपके पास नोन है। तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें या तो हम y वेरिएबल यूज करेंगे या फिर x वेरिएबल यूज करेंगे या फिर उसके डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। जैसे कि इंटरसेप्ट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन ऑफ y, सारी जो y के वैल्यूज हैं उनका सम ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो,
multiplied by summation of x square minus summation of x into summation of xy divided by n, जो number of values 5 थी जैसे उस टेबल में, summation of x square minus summation of x whole square. ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो आपको ना कोरिलेशन की जरूरत पड़ेगी, ना स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको मीन कंप्यूट करने की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली आप बी भी एक्स और वाई की वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है. अब आप प्लीज अगेन अपनी प्रैक्टिस के लिए जो डेटा सेट वीडियो में दिखाया गया है उसकी हेल्प से आप बी और ए कैलकुलेट कीजिए और कंपेयर कीजिए कि क्या ये वैल्यू सेम आ रही है या नहीं. सेम आनी चाहिए. ओके, मैं आपके साथ में एक दो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रही थी जो रिग्रेशन एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट है. उसमें से पहला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम यूज करते हैं किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लीनियर लाइन ऑफ रिग्रेशन कंप्यूट कर ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. अब वो मॉडल कितना फिट है आपके डेटा के लिए, उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, उसको हम कैसे बताएंगे? उसको हम बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? अगर मैं कोरिलेशन वैल्यू का स्क्वायर ले लूं तो वही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है. और जैसे जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अप्रोच करेगा 1 को, मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, वैसे वैसे आपके मॉडल की, आपके लीनियर मॉडल की एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि हमें कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट यूज करना चाहिए या फिर हमें स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन यूज करना चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए. तो आंसर है कि दोनों ही एनालिसिस, दोनों ही टेक्निक्स अपनी अपनी जगह यूजफुल हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में. और जब हम वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं या फिर हमें लगता है कि ये रीजनेबल रिलेशनशिप है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं अननोन वैल्यूज की विद हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. और स्लोप, सेकेंडली स्लोप हमें ये भी बता देता है कि अगर आप एक वेरिएबल को वेरी करेंगे तो दूसरा वेरिएबल प्रिसाइसली कैसे वेरी करेगा, या फिर अननोन वैल्यूज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अनदर थिंग इज, आपको रिग्रेशन एनालिसिस की तभी जरूरत पड़ेगी अगर आपका कोरिलेशन कुछ सिग्निफिकेंट है, मतलब मॉडरेट टू हाई की रेंज में है. अगर आपका रिलेशनशिप कोरिलेशन ही वीक है तो अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस भी उस पर करोगे, उसका स्लोप भी डिराइव कर लोगे, मॉडल भी बना लोगे, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि पहले ही आपको कोरिलेशन बता रहा है कि उसमें कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है. पर ऑफ कोर्स इन कंक्लूजन्स पे पहुंचने से पहले जो जो अजम्पशंस हमने डिस्कस करी हैं, चाहे आउटलायर्स के बारे में, चाहे बायस्ड सैंपल के बारे में, या फिर आपका एक्सट्रापोलेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के ही ये एनालिसिस करना और कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है. Another important concept that is used in regression analysis is that of residuals. इसको हम देखेंगे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. पहले ये समझ लेते हैं एक बार, या रिवाइज कर लेते हैं, रादर हमने डिस्कस किया हुआ है कि रेजिडुअल्स होते क्या हैं. ये डेटा टेबल हमने पहले भी देखा था फर्स्ट लेक्चर में. x था और y था, ये आपको गिवन डेटा है. y डैश आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो आपका मॉडल आपको दे रहा है, और y मतलब ऑब्जर्व्ड माइनस की प्रिडिक्टेड वैल्यू आपको रेजिडुअल या फिर एरर ऑफ प्रिडिक्शन देगा. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से. और इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एरर मिल जाता है, जो हमें, अगर इसका सम मिनिमम है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके हम एक नंबर पे पहुंचेंगे. अगर वो नंबर मिनिमम है आपके लाइन के लिए, आपकी रिग्रेशन लाइन के लिए, आपके लीनियर मॉडल के लिए, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है. अब रेजिडुअल्स को हम यूज कर सकते हैं एक्चुअल में ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या आपका डेटा सही है या आपका मॉडल जो है आपके डेटा के लिए सही है. सो फार द प्रिडिक्शन इज कंसर्न, वो ठीक से प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन
ऑन whatever data set you have been given, उसको हम थोड़ा सा प्लॉट्स के साथ में समझेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रेजिडुअल प्लॉट होता क्या है। रेजिडुअल प्लॉट हम कैसे बनाएंगे? वाई एक्सिस पे हम ई को प्लॉट करेंगे जो ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, और एक्स एक्सिस पे हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो ये जो है आपका, ये आपका रिग्रेशन मॉडल से डिराइव हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल से आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है 20 है, उसके उस प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए एरर कितना है, रेजिडुअल कितना है, से 0.1 है। तो ये वाला प्लॉट मैं इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दूंगी। सिमिलरली बहुत सारे प्लॉट्स या फिर पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिए हैं, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड प्लॉट दिखाई दे रहा है। ये स्कैटर्ड प्लॉट किसका है? रेजिडुअल का, एरर इन प्रिडिक्शन का और प्रिडिक्टेड वैल्यू का। इन अदर वर्ड्स ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। अब कोरिलेशन में जब हम स्कैटर्ड प्लॉट बना रहे थे, वो हम दो वेरिएबल्स के बीच में बना रहे थे, रिलेशनशिप दिखा रहे थे और हम कह रहे थे ये अच्छा है या बुरा है। इसमें भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसमें एक एरर ऑफ प्रिडिक्शन है, रेजिडुअल है, और दूसरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ये आपका आइडियल रेजिडुअल प्लॉट होना चाहिए। अगर आपका डेटा बायस फ्री है, अगर आपका सैंपल साइज सफिशिएंट है, अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है y को, या y जो है वो फंक्शन ऑफ x है डोमिनेंटली, तो आपको इस तरीके का रेजिडुअल प्लॉट मिलना चाहिए। ये आपका आइडियल रेजिडुअल प्लॉट है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ये 0 की लाइन थी यहाँ पे रेजिडुअल प्लॉट में, तो 0 से ऊपर क्या होता है? स्केल पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव रेजिडुअल है। इसका मतलब ये है जो आप प्रिडिक्टेड वैल्यूज दे रहे हैं वो थोड़ी सी हायर साइड पर हैं आपके एक्चुअल वैल्यू से, और ऑफ कोर्स नीचे हो जाएगा तो रेजिडुअल नेगेटिव हो जाएगा। आपका जो प्रिडिक्शन वैल्यू है या मॉडल है वो स्लाइटली अंडर प्रिडिक्ट कर रहा है आपके y डैश को। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, आपका रिग्रेशन मॉडल जो आपने इक्वेशन डिराइव की है वो गुड इनफ है, वो अच्छा प्रेडिक्शन मॉडल है आपका डेटा सेट के लिए कि नहीं, वो आप इस रेजिडुअल प्लॉट से देख सकते हैं। अगर ये रेजिडुअल प्लॉट स्कैटर्ड है, सिमेट्रिकल है, आप देख रहे हैं हर डायरेक्शन में आपके पॉइंट्स जो हैं वो स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब आपका रिग्रेशन मॉडल फ्री ऑफ बायस है, ये एक अच्छा मॉडल है। एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, इसमें जो y एक्सिस है उसकी वैल्यूज की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 to -2 ही वो वेरी कर रहा है, तो वैल्यूज की रेंज क्या है? कम है, और ज़्यादातर पॉइंट्स आपके 0 के पास में क्लस्टर्ड हैं। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि आपका जो मॉडल आपने डिराइव किया है वो आपके डेटा को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर ये स्कैटर्ड है तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखना चाहिए रेजिडुअल प्लॉट में, तो वो अच्छा मॉडल है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आप अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने वीडियोस को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए कि जो आपकी स्क्रीन पे आपको रेजिडुअल प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वो अच्छा लीनियर मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये फर्स्ट प्लॉट है जो रेजिडुअल या एरर ऑफ प्रिडिक्शन और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बीच में है। अब हमने जो सही प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर ली, उनको कंपेयर कीजिए इस प्लॉट के साथ में। क्या ये पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं, सिमेट्रिकल हैं, वाइडली स्प्रेड हैं, यस और नो? क्या ये वैल्यूज जो हैं वो 0 के आसपास हैं या बहुत ज़्यादा रेंज हैं, यस और नो? और तीसरा क्या था? पैटर्न्स, क्या इसमें क्लियर पैटर्न्स हैं या नहीं। सो सिमेट्रिकल तो ये बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लस्टरिंग हो रही है एक्स एक्सिस के पास में, रेंज भी बहुत ज़्यादा है वैल्यूज़ की। और पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें कोई क्लियर पैटर्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं क्लस्टरिंग है। अब थोड़ा सा और इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
आप देखिए कहीं कहीं पे जो आपका मॉडल है वो बहुत ज़्यादा एरर दे रहा है। जैसे 1600 पे अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू है, कुछ वैल्यूज़ तो इसने अच्छे से प्रिडिक्ट करी, लेकिन कुछ वैल्यूज़ इसने बिल्कुल हायर साइड पे प्रिडिक्ट करी हैं। तो कुछ और इस डेटा सेट में कोई और वेरिएबल है जो आपके y को अफेक्ट कर रहा है, हर टाइम नहीं पर कुछ टाइम पे। तो ये अच्छा मॉडल नहीं है जो भी आपने डिराइव किया है। ये हमको तुरंत देखने से पता चल जाता है रेजिडुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज पे। सेकंड प्रॉपर्टी है हेटेरोसिडैसिटी। ये याद भी नहीं रहता है अगर टर्म, तो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लेना कि इसका मतलब क्या होता है। हेटेरोसिडैसिटी का मतलब क्या है? अगर मैं फिर से ई को अपने एरर ऑफ प्रिडिक्शन और प्रिडिक्टेड वैल्यूज का एक मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊं, तो इस वाले स्कैटर प्लॉट में आपको क्या दिख रहा है? जैसे जैसे आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हायर होती जा रही हैं, मतलब आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू की रेंज है वो इंक्रीज हो रही है, आपका जो एरर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। So as you increase the predicted values, your error is also increasing. This property is known as heteroscedasticity. ये भी आपका जो स्कैटर प्लॉट है रेजिडुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यूज का, ये शो कर रहा है कि आपका मॉडल बायस होता चला जा रहा है जैसे जैसे आप हायर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉबेबली ये मॉडल सफिशिएंट है अप टू 35 प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अगर आपकी 35 प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है तो काफ़ी अच्छा आपको एक ये टाइट क्लस्टर दे रहा है जो जीरो के पास में है, काफ़ी स्कैटर्ड भी होगा, लेकिन उसके बाद ये मॉडल ऑफ है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपके डेटा सेट को। So this is also a bad example of residual plot which is telling you linear model is not good, whatever you've calculated. अब आप इस प्लॉट को देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये आपका लीनियर मॉडल अच्छा है इस प्लॉट के लिए या नहीं। पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा सोचिए तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो अगेन हम क्या देखेंगे, क्या ये सिमेट्रिकल है वैल्यूज? नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, वी शेप्ड पैटर्न है इसमें, और रेंज भी ठीक ठाक है इसकी, काफ़ी टाइटली क्लस्टर्ड नहीं है जीरो एक्सिस के अराउंड। तो इसमें भी आपका जो मॉडल है वो अच्छी प्रिडिक्शन आपको नहीं दे रहा है। इसमें भी आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एरर ऑफ एस्टिमेशन है उसमें कुछ लिंक हमको दिखाई दे रहा है, कुछ पैटर्न के हिसाब से वो वेरी कर रहा है। इट्स नॉट अ गुड मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस रेजिडुअल प्लॉट। अब एक ये और एक रेजिडुअल प्लॉट है एरर ई और प्रिडिक्टेड वैल्यूज का। इसमें देखिए यहाँ पे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स क्लस्टर्ड हैं और एक वैल्यू, इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, जो आउटलायर है, जो यहाँ पे एकदम अलग से पड़ा हुआ है। कोई आपका जो मॉडल आपने जो बनाया है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वो हायर वैल्यू के लिए अच्छा प्रिडिक्शन नहीं दे रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए अगर आप इस आउटलायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा सेट है उसको आपको रिमूव करके देखेंगे, तब हम शायद इस पैटर्न को अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या इतने डेटा सेट के लिए मॉडल अच्छा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर आउटलायर्स हैं आपके डेटा सेट में जो आपका मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो आपकी प्रिडिक्शन को अफेक्ट करेगा। तो अगर हम की अजम्पशंस की बात करें कि की अजम्पशंस क्या हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, ये हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। पहली है कि सिर्फ हमको अपने डेटा सेट में से मोस्ट रेलेवेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही सिलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है उसको आपको क्रिटिकली देखना है, क्योंकि आप उस डेटा सेट को प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। उसमें अगर कोई आउटलायर्स हैं उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है वो बायस्ड सैंपल है, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो भी आपको अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देगा। आपको क्या मिनिमाइज करना है? आपको मेजरमेंट में अगर कोई एरर है वो मिनिमाइज करना है। हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करना है। अगर आप ये फिगर आउट करते हैं कि आपका जो क्वेश्चनर है वो लीडिंग क्वेश्चंस है, आप सजेस्ट कर रहे हो कि आपके जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो क्या आंसर दे, तो वो भी आपको सही सोशल सर्वे नहीं बताएगा, या फिर
बायस है, ये बायस के ही एग्जांपल्स हैं, ये भी आपको अच्छा रिग्रेशन या अच्छा प्रिडिक्शन नहीं देंगे, तो ये भी अफेक्ट करेगा आपके प्रिडिक्शन को। थर्ड है दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स are independent, and if any inferences are intended to be drawn, that an experimental manipulation has been applied. So जो आपका x है जिसको आप इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहे हैं वो वाकई में इंडिपेंडेंट है और वो अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी और वेरिएबल से, वो भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा अगर आपको रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स डेटा हैज़ टू बी रैंडमली सैम्पल्ड, ये एक्चुअल में बहुत सारे या मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिस्टिक्स आपके अप्लाई होते हैं उसमें ये अजम्पशन रहती है कि आपका जो डेटा सेट है वो रैंडमली सैम्पल्ड होना चाहिए। रैंडमली सैम्पल्ड का मतलब कन्वीनियंट सैम्पलिंग से बिल्कुल अलग है। का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से किसी भी डेटा सेट या किसी भी पॉइंट को चुन लें। इसके भी डिफरेंट मेथड्स डिफाइंड हैं, जैसे लॉटरी मेथड, जो चिट सिस्टम है कि अगर आप 100 बच्चे हैं क्लास में, आपके रोल नंबर्स में एक चिट में रख के एक कटोरी में डाल दूं और फिर उन चिट्स को मैं चूज करूं, वो रैंडम सैम्पलिंग होगी, क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरे हाथ में कौन सी चिट कौन सा रोल नंबर आ रहा है। वैसे आप नंबर्स असाइन कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 घरों के नंबर हैं, आप उसको रैंडमली अरेंज्ड है वो घर, उनको आप 1 to 100 नंबरिंग कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं हर 5वां घर सेलेक्ट करूंगा अपने एनालिसिस के लिए, तो वो भी रैंडम सैम्पलिंग होगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा हाउस नंबर, या आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि आप कौन सा डेटा सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रू रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो वो अजम्पशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स जो आप मैथमेटिकल फंक्शन दे रहे हैं वो आपके डेटा में फिट हो रहा है, जैसे हम कोरिलेशन में भी स्कैटर प्लॉट का शेप देख के बता रहे थे कि लीनियर मॉडल इसमें फिट हो सकता है या नहीं, वो भी आपको सेटिस्फाई करनी होगी। दो कौन से की इश्यूज हैं जो आप इन्वेस्टिगेट करोगे अपना रिग्रेशन इक्वेशन डिराइव करने के बाद, ये हम रेजिडुअल प्लॉट्स में देख चुके हैं एक्चुअल में। फर्स्ट है ऑटो कोरिलेशन। जब आपके रेजिडुअल्स जो हैं वो एक पैटर्न शो करने लग जाते हैं, अगर प्रिडिक्टेड वैल्यूज और रेजिडुअल्स पे एक पैटर्न शो करना शुरू हो जाता है उस प्लॉट में, तो फिर आपका रिग्रेशन जो आपने निकाला है एनालिसिस वो अच्छा नहीं है, ऑटो कोरिलेशन उसको हम कहते हैं। सो ये भी नहीं होना चाहिए आपके रेजिडुअल प्लॉट्स में। हमने हिटेरोसिडासिटी की बात की थी, जिसमें जैसे जैसे आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे एरर भी बढ़ रहा था, तो वो गलत चीज़ है आपके रिग्रेशन एनालिसिस के लिए, आपके प्रिडिक्शन मॉडल के लिए। उसका ऑपोजिट अच्छा हो जाएगा। तो मतलब अगर रेजिड्यूल्स बड़े होते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन वैल्यूज भी उसके साथ में इंक्रीज हो रही हैं। ये दोनों ही चीज़ें ये शो कर रही हैं कि आपके जो रेजिडुअल प्लॉट हैं वो अनरिलेटेड होने चाहिए प्रिडिक्टेड वैल्यू से, आपका एरर जो है वो अनरिलेटेड होना चाहिए प्रिडिक्टेड वैल्यू से, तभी आपका रिग्रेशन मॉडल जो है सक्सेसफुल है। ओके, सो अब हम छोटी सी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें मैं आपसे फिर से 2 मेथड्स डिस्कस करूंगी रिग्रेशन एनालिसिस के।